उधर पिछले 6 दिनों से यूरोपीय देश फ्रांस में भयंकर हिंसा भड़की हुई है। पुलिस वाले की गोली से एक टीनेजर की मौत के बाद भड़की हिंसा के पीछे कट्टरपंथियों का हाथ बताया जा रहा है। खुद फ्रांस की प्रधानमंत्री ने कहा है कि उनके देश में बाहर से आए लोग हिंसा भड़का रहे हैं। फ्रांस की पुलिस ने जिन 20,000 लोगों को सिक्योरिटी थ्रेट बताया है, उनमें से 17,000 इस्लामिक कट्टरपंथी हैं। इस्लामिक कट्टरपंथियों से खतरा अगर फ्रांस को है तो भारत को भी है। फुलवारी शरीफ में पीएफआई के जो दस्तावेज मिले थे, उनसे पता चला था कि भारत को 2047 तक इस्लामिक मुल्क बनाने का टारगेट रखा गया है। फ्रांस से फुलवारी शरीफ तक कट्टरपंथ से टक्कर पर देखिए यह स्पेशल रिपोर्ट। ये मंजर दुनिया के सबसे डेवलप्ड कंट्रीज में से एक फ्रांस का है। यूरोपियन यूनियन का दूसरा सबसे बड़ा देश। जर्मनी के बाद यूरोपियन यूनियन की दूसरी बड़ी इकोनॉमिक पावर फ्रांस में इस वक्त सिविल वॉर के हालात हैं। फ्रांस की राजधानी पेरिस, दूसरा सबसे बड़ा शहर मार्साय पर कानून का नहीं, दंगाइयों का राज है। पुलिस थाने, स्कूल, टाउन हॉल, सरकारी दफ्तर, बसें, गाड़ियां, सब कुछ बलवाइयों के निशाने पर है। आग लगाई जा रही है, लूट मार मची हुई है। छोटे छोटे रेस्टोरेंट, बड़े बड़े शोरूम, शॉपिंग मॉल, हिंसा की मार से कुछ नहीं बच सका है। फ्रांस के दो बड़े शहरों के साथ साथ लिया, लेले, टूलूज, ग्रेनोबल और स्ट्रासबर्ग जैसे शहरों में भी भयंकर हिंसा भड़की हुई है। शहरों में दंगाइयों के गिरोह घूम रहे हैं। जो कुछ हाथ आ रहा है उसको लूट रहे हैं और जो नहीं लूट पा रहे वो आग लगा रहे हैं। फ्रांस में यह हिंसा, आगजनी और लूटपाट पिछले 6 दिनों से चल रही है। फ्रांस की सरकार ने हालात पर काबू पाने के लिए देश भर में 45,000 से ज्यादा पुलिस वालों को तैनात किया है। पुलिस को दंगाइयों पर काबू पाने के लिए गोली मारने की इजाजत दे दी गई है। 2,500 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, फिर भी दंगे रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। इससे पहले 2005 में भी फ्रांस में इसी तरह पुलिस ज्यादती के खिलाफ दंगे भड़क उठे थे, लेकिन 18 साल पहले फ्रांस में हुए दंगे सिर्फ 2-3 शहरों तक सीमित थे और उन पर काबू पाने के लिए केवल 11,000 पुलिस वालों को तैनात करना पड़ा था। इस बार तो बहुत बड़े पैमाने पर हिंसा हो रही है। फ्रांस में अभी हाल ही में रिटायरमेंट सुधारों के खिलाफ भी प्रदर्शन हुए थे, लेकिन तब ज्यादा हिंसा नहीं हुई थी। 2005 में भी पुलिस से बचकर भाग रहे 2 लड़कों की मौत के बाद भी हिंसा भड़की थी। 2005 में जो दंगे हुए थे उसकी यादें आज भी लोगों के जहन में ताज़ा है, लेकिन इस बार के दंगे तो बहुत बड़े पैमाने पर हो रहे हैं। इससे पहले तो हमने कभी नहीं सुना कि फ्रांस में 40,000 पुलिस वालों को तैनात किया गया हो। ये बिल्कुल अभूतपूर्व है। एक और खास बात यह है कि इस बार के दंगे तो पूरे फ्रांस में फैल गए हैं। देश के सभी शहरों में, तमाम मोहल्लों में बलवाई लूटपाट कर रहे हैं। यहाँ तक कि फ्रांस के कब्जे वाले दूसरे इलाकों जैसे कि फ्रेंच गयाना और रियूनियन द्वीप पर भी दंगे भड़क उठे हैं। यानी ये दंगे बड़ी तेजी से फैल रहे हैं और हिंसक भी होते जा रहे हैं। फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रों ने अपना जर्मनी का दौरा कैंसिल कर दिया। कैबिनेट के साथ इमरजेंसी मीटिंग की, पुलिस और इंटेलिजेंस चीफ से बात की और कहा कि दंगाइयों से सख्ती से निपटेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति ने लोगों से कहा कि वो अपने बच्चों को घरों से बाहर ना निकलने दें। इस वक्त हमारे देश में संगठित तरीके से हिंसा की जा रही है। हथियारबंद और दूसरे संसाधनों से लैस बलवाइयों के समूह हिंसा कर रहे हैं। हम इसकी निंदा करते हैं। हम उन्हें गिरफ्तार कर रहे हैं और उन पर मुकदमा चलाएंगे, लेकिन बहुत से नौजवान भी इस हिंसा में शामिल हैं।
जिन लोगों को पुलिस गिरफ्तार कर रही है उनमें से कई की उम्र बहुत कम है। माँ बाप को चाहिए कि वो अपने बच्चों को घरों में रोक कर रखें। ये सभी अभिभावकों की जिम्मेदारी है कि वो शांति बनाए रखने में योगदान दें। मैं बच्चों के माँ बाप से गुजारिश करता हूँ कि वो अपनी जिम्मेदारी निभाएं। फ्रांस में यह हिंसा मंगलवार को उस वक्त भड़क उठी थी जब फ्रेंच पुलिस ने चेकिंग के दौरान 17 बरस के एक लड़के नाहेल को गोली मार दी। जिस लड़के को गोली मारी गई वो फ्रांस के गुलाम रह चुके अफ्रीकी देश अल्जीरिया से आया था। पुलिस की गोली से उसकी मौत के बाद फ्रांस में रह रहे अफ्रीकी और मिडिल ईस्ट मूल के लोग भड़क गए। उन्होंने पूरी फ्रेंच हुकूमत को निशाने पर ले लिया। दंगाइयों का इल्जाम है कि फ्रेंच पुलिस नस्लवादी है, इसीलिए अफ्रीकी मूल के उस लड़के को गोली मार दी गई। फ्रांस की पुलिस नस्लवादी है। फ्रांस में बहुत लूटपाट हो रही है, लेकिन पुलिस ने क्या किया? उन्होंने हम पर गोली चलाई और बदले में हमने लूटपाट की। फ्रांस में जो दंगे हो रहे हैं उनमें सबसे ज्यादा हाथ उन लोगों का बताया जा रहा है जो अफ्रीका में फ्रांस के पुरानी कॉलोनीज से आकर फ्रांस में बसे हैं। प्रदर्शनकारियों में से ज्यादातर अल्जीरिया, नाइजीरिया, ट्यूनीशिया, मोरक्को और मध्य पूर्व के देश लेबनान के मूल निवासी हैं। फ्रांस में 2005 के बाद से भड़के ये सबसे भयानक दंगे हैं जिनके पीछे अप्रवासी मूल के लोगों का हाथ बताया जा रहा है। फ्रांस की प्रधानमंत्री एलिजाबेथ बॉर्न ने भी कहा है कि देश भर में हिंसा और लूटपाट मचाने वालों में बाहरी लोगों की तादाद ज्यादा है। ये वो लोग हैं जो बाहर से आकर फ्रांस में बसे हैं और वो फ्रांस की आजादी और कल्चर के साथ तालमेल नहीं बिठा पा रहे। हमने राष्ट्रपति के साथ सभी विकल्पों पर विचार किया है। हमारी एक ही प्राथमिकता है कि पूरे देश में कानून व्यवस्था बहाल हो। जो लोग हिंसा कर रहे हैं वो बलवाई हैं। ज्यादातर प्रदर्शनकारी नौजवान हैं जो हमारे पुलिस थानों पर, टाउन हॉल्स पर और हमारी सरकारी संपत्तियों को निशाना बना रहे हैं। मैं ये साफ करना चाहूंगी कि जो लोग हिंसा कर रहे हैं उनको स्थानीय लोगों का समर्थन नहीं है। हम खुद इतने भयंकर विरोध प्रदर्शनों से हैरान हैं क्योंकि ये प्रदर्शनकारी तो चुने हुए प्रतिनिधियों को भी निशाना बना रहे हैं। फ्रांस के बिगड़े हालात के पीछे उन इस्लामिक कट्टरपंथियों का हाथ बताया जा रहा है जो पिछले 30 साल के दौरान मुस्लिम बहुल देशों से आकर फ्रांस में बसे हैं। फ्रांस की कुल आबादी में मुसलमानों की तादाद वैसे तो केवल 5% है, लेकिन इनमें से ज्यादातर लोग फ्रांस के शहरी इलाकों में रहते हैं। फ्रांस के मशहूर अखबार ला मंडे के मुताबिक देश के शहरों में मुस्लिम आबादी की हिस्सेदारी करीब 10% पहुंच चुकी है। फ्रांस के तमाम धार्मिक समूहों में मुसलमानों की आबादी सबसे तेजी से बढ़ रही है। इनमें दूसरे देशों से आकर बसने वालों के साथ साथ कन्वर्ट होने वालों की भी अच्छी खासी तादाद है। बहुत से जानकारों का मानना है कि फ्रांस में हिंसा के इस ताजा दौर का असली चेहरा ये अप्रवासी मुसलमान ही है जो फ्रांस के गुलाम रह चुके देशों से आकर बसे हैं। वो फ्रांस के कल्चर में घुल मिल नहीं सके हैं। फ्रांस एक सेक्युलर देश है जहां धर्म को अहमियत नहीं दी जाती। फ्रांस में ईसाइयों का बहुमत है, लेकिन केवल 25% ही अपने धर्म को खुलकर मानते हैं। वहीं 2020 के एक सर्वे में फ्रांस के 46% मुसलमानों ने अपने धर्म को देश से ऊपर बताया था। इसमें भी युवाओं की आबादी ज्यादा थी। 25 साल से कम उम्र के 74% मुस्लिम युवकों ने कहा था कि उनके लिए मजहब पहली प्राथमिकता है। फ्रांस में धर्म और खास तौर से इस्लाम का ये बढ़ता असर उसके सरकारी आंकड़ों से जाहिर होता है। फ्रांस की सरकार के मुताबिक देश की 2500 से ज्यादा मस्जिदों में से 120 मस्जिदों में कट्टर विचारधारा का प्रचार किया जा रहा था। फ्रांस की सरकार ने 2019 से अब तक कट्टरपंथ के प्रचार के आरोप में 35 मस्जिदों को बंद कर दिया था। फ्रांस में सिक्योरिटी थ्रेट माने जाने वाले 20,000 लोगों में से 17,000 मुसलमान हैं। फ्रांस ने अपने कॉलोनियलिज्म के पाप धोने के लिए अपने गुलाम देशों के नागरिकों को अपने यहाँ आकर बसने की इजाजत दी। इमिग्रेशन की लिबरल पॉलिसी अपनाई, लेकिन आज उदारवाद ही फ्रांस के लिए कितना बड़ा सिरदर्द बन गया, ये वहां भड़के दंगों की तस्वीरों से साफ दिख रहा है। फ्रांस जैसा खतरा ही भारत पर भी मंडरा रहा है। कुछ इस्लामिक कट्टरपंथी भारत को 2047 तक दारुल इस्लाम बनाने की साजिश रच रहे थे। पहली बार इसके पक्के सबूत मिले हैं। महाराष्ट्र एटीएस ने पीएफआई के गिरफ्तार मेंबर्स के खिलाफ जो चार्जशीट दाखिल की है, उसमें चौंकाने वाले राज सामने आए हैं। चार्जशीट के मुताबिक पीएफआई ने 2047 तक
भारत को इस्लामिक स्टेट बनाने का टारगेट रखा था। पीएफआई ने इसके लिए 365 डेज के नाम से बुकलेट तैयार की थी। इस बुकलेट में भारत को दार उल हर्ब से दार उल इस्लाम यानी इस्लामिक मुल्क बनाने का पूरा प्लान लिखा हुआ था। महाराष्ट्र एटीएस ने कोर्ट में पीएफआई के 5 आरोपियों के खिलाफ 1113 पेज की जो चार्जशीट दाखिल की है, उसके मुताबिक पीएफआई ने भारत को 2047 तक इस्लामिक मुल्क बनाने के लिए 4 स्टेप का प्लान तैयार किया था। ये प्लान पीएफआई के मेंबर मजहर मंसूर खान के फोन से बरामद हुआ था। मजहर मंसूर खान के फोन से मिली फाइल का नाम ड्राफ्ट बुकलेट ऑन रोड मैप फॉर रीगेनिंग द ग्लोरी ऑफ इस्लाम इन इंडिया बाय 2047 था। 7 पन्नों की इस फाइल में पीएफआई का पूरा प्लान डिटेल में लिखा था। इसमें यह भी लिखा था कि ये ड्राफ्ट सिर्फ मेंबर्स के लिए है, इसे सर्कुलेट नहीं किया जाना है। सरकार ने 28 सितंबर 2022 को पीएफआई को बैन कर दिया था। उसके बाद हुई छापेमारी में ही भारत को इस्लामिक मुल्क बनाने की इस साजिश का पर्दाफाश हुआ था। गेम प्लान के मुताबिक पहला स्टेप मुसलमानों को उनके ऊपर जुल्म की बातें बताकर एकजुट करना और पीएफआई के साथ जोड़ना था। ज्यादा से ज्यादा युवकों को हथियार चलाने और विस्फोटक की ट्रेनिंग देकर स्पेशल कैडर तैयार करना था। इसके बाद पुलिस, सेना, जुडिशरी में बैठे लोगों से मदद लेना, मुस्लिम देशों से ताल्लुक बढ़ाने का स्टेप था। तीसरे स्टेप के तौर पर संघ का डर दिखाकर दलितों, पिछड़ों के साथ दोस्ती बढ़ाकर संगठन का विस्तार करने का टारगेट रखा गया था। वहीं चौथे स्टेप के तौर पर अपनी ताकत बढ़ाकर पुलिस, सेना और जुडिशरी में अपने वफादारों की भर्ती कराना था। पीएफआई के इस गेम प्लान की भनक खुफिया एजेंसियों को लग गई थी और उन्हीं के सुझाव पर पीएफआई को बैन किया गया। अगर हम पीएफआई के गेम प्लान को फ्रांस की आज की तस्वीरों से जोड़कर देखें तो बेहद खतरनाक मंजर बनता है। इस्लामिक कट्टरपंथियों पर सख्ती से काबू नहीं पाया गया तो भारत को भी फ्रांस जैसी मुसीबत झेलनी पड़ सकती है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।